गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीता शर्मा फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर, योर हिंदी टीचर। आज हम कक्षा छठी हिंदी व्याकरण एवं रचना में लेखन भाग के अंदर निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निबंध लेखन और उसके बाद में देखेंगे अनुच्छेद लेखन। निबंध लेखन यानी कि स्वच्छ भारत के ऊपर अपने को निबंध लेखन करना है। निबंध लेखन का ही छोटा रूप होता है, वो क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग। तो देखते हैं निबंध। स्वच्छ भारत। कौन स्वच्छता नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। फिर हमारे चारों ओर इतनी गंदगी क्यों है? क्योंकि हम परिश्रम करने से घबराते हैं। स्वच्छता अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। जहाँ का वातावरण धूल मिट्टी और आंधी से भरा रहता है, वहां तो नित्य सफाई करनी पड़ती है। वहां स्वच्छ रहना किसी तपस्या से कम नहीं। अब देखिए, गंदगी के ढेर अपने घर में पड़े हैं, अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो वो अपने आप साफ नहीं होगा। इसलिए परिश्रम किसको करना पड़ेगा? हमें स्वयं को करना पड़ेगा। अस्वच्छता अपने आप तो फैलती ही है, लोगों द्वारा भी फैलाई जाती है। डस्ट मिट्टी गंदगी अपने आप तो फैलती ही है, साथ में लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती है। लोग क्या करते हैं? खा पी कर कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं, कहीं भी थूक मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। ऐसी आदतों से पूरा देश है वो कूड़ा घर बन सकता है। भारत की स्थिति भी लगभग यही है। यहाँ के लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी बेकार कागज थैलियां रद्दी फेंक देना अपना अधिकार मानते हैं। बड़े बड़े विदेशों में क्या होता है कि जैसे कोई भी कहीं भी सड़क किनारे या कहीं भी कुछ भी फेंक देता है तो उसपे चार्ज लगता है, उसपे कर लगाया जाता है, टैक्स लगता है और उसे सजा दी जाती है, जुर्माना लगाया जाता है और उसे सजा भी मिलती है। तो ऐसा नियम हमारे भारत देश में भी लागू होना चाहिए ताकि लोग क्या कर सके? अपनी गंदी आदत को सुधार सके। परिणाम स्वरूप उनके घर आंगन मोहल्ले नगर और देश सब जगह गंदगी ही गंदगी नजर आती है। दूसरी ओर जिन्हें कूड़ा फैलाना पाप और अपराध प्रतीत होता है, वे भूलकर भी जहां तहां कूड़ा नहीं फैलाते हैं, इसलिए उनके घर मोहल्ले नगर आदि चमकते दमकते दिखाई पड़ते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गंदगी नहीं फैलाते, वो अपने उनकी आदत में उनके स्वभाव में ये चीज होती है कि उनको साफ सफाई बेहद पसंद होती है। वो जिन लोगों के स्वभाव में ये आदत होती है वो सिर्फ अपने न अपने घर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों और दूसरों के घरों को भी स्वच्छ रखने की कोशिश करते हैं, अपने मोहल्ले को साफ और स्वच्छ रखते हैं। ऐसे लोग किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं तो वे कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फैलाते हैं और ऐसे लोगों का स्वभाव से ही उनकी आदत का पता लग जाता है कि वो हर चीज क्या डस्टबिन में डालने का, और वो खुद तो करते ही करते हैं और अपने बच्चों को भी यही चीज सिखाते हैं। आगे देखिए, स्वच्छता एक महान आदत है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। यह आदत दो जगहों में सीखी जाती है। यह आदत कहाँ कहाँ सीखी जा सकती है? घर से और विद्यालय से। तो स्वच्छता की आदत कहाँ पर विकसित हो सकती है? एक तो हमारे घर से और एक विद्यालय से। घर से कैसे? जैसे हमारे माता पिता हमें बोलते हैं कि कोई भी कूड़ा करकट होती है तो उसको बोलते हैं कि जाओ बेटा डस्टबिन में डाल के आओ, है ना। तो उससे बच्चों के अंदर क्या चीज विकसित होगी कि हाँ हमें कचरा है वो सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में डालना है। इसके अलावा विद्यालय, तो विद्यालय में भी टीचर हर क्लासरूम में डस्टबिन होता है, टीचर भी सिखाते हैं कि कचरा है वो डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता? देखो, अगर हम अपनी कक्षा को गंदा रखेंगे तो हमारी इमेज डाउन होगी कि ये क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा कचरा फैलाते हैं, और अगर डस्टबिन होगा उसमें हम डस्टबिन में कचरा डालेंगे तो हमारी क्लास की इमेज भी अच्छी बनेगी ना। तो क्या स्वच्छता रखना बहुत अच्छा मतलब एक चीज है, स्वभाव की एक अच्छी आदत है। अस्वच्छता अपने आप तो फैलती है, लोगों के द्वारा भी फैलाई जाती है, तो आपको पता ही है सबको। स्वच्छता एक महान आदत है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। यह आदत हमें दो जगहों से सीखने होती है, घर से और विद्यालय से। यदि घर में कूड़ेदान है और बच्चों को कूड़ेदान का प्रयोग करना सिखाया जाता है तो घर हमारा स्वच्छ रहेगा। ऐसे बच्चे विद्यालय को भी साफ स्वच्छ रखेंगे। जिन्हें घर में यह आदत नहीं डाली गई वे आदत विद्यालय से सीख सकते हैं। साफ सुथरे स्थल भी हमें स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते हैं। हवाई अड्डे, 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल, बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल प्रायः साफ सुथरे होते हैं। यहाँ जाकर बिगड़े हुए लोग भी अपनी आदतें सुधार लेते हैं।
प्राय हवाई अड्डों पर कोई गंदगी नहीं फैलाता, मंदिरों को भी लोग साफ सुथरा रखते हैं। गंदगी फैलने का एक कारण उचित प्रबंधों का न होना भी है। अगर सही तरीके से प्रबंध नहीं रखे जाए, जगह जगह डस्टबिन नहीं रखे जाए, तो भी क्या होता है, गंदगी फैलती है। यदि पूरे बाजार और नगर में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं होगा तो लोग खुले में मल त्याग करेंगे। अभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट है वो जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए गए हैं जगह जगह, तो उनसे क्या है, गंदगी फैलने में गंदगी नहीं फैलती। यदि जगह जगह कूड़ेदान नहीं है तो लोग इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे। अगर जगह जगह कूड़ेदान नहीं रखे जाएंगे तो भी लोग जगह जगह कूड़ा कचरा फैलाएंगे। तो इसके लिए प्रबंधों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वास्तव में कूड़े को निपटाने की उचित व्यवस्था को होना भी आवश्यक है। सौभाग्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए कमर कस ली है। हमें आशा है कि भारत के सभी नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अवश्य आएगी और भारत विश्व का स्वच्छतम देश बनेगा। अब आप खुद देखते हो कि आपके घरों के आगे सुबह सुबह एक गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत का इरादा। स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया, देश से अपने ये वादा हमने कर लिया। तो आपको अपने देश से वादा करना है, स्वच्छता को एक अभियान के रूप में चलाते हुए भारत को स्वच्छ बनाना है। कब बनेगा स्वच्छ भारत, कब बनेगा स्वस्थ भारत? अगर भारत स्वच्छ होगा तो वो स्वस्थ भी हो पाएगा। जब सभी संकल्प लेंगे तब बनेगा स्वच्छ भारत। जब सभी लोग संकल्प लेंगे तभी हमारा भारत देश है वो स्वच्छ बन पाएगा। मोबाइल का सदुपयोग, मोबाइल के लाभ। हम सभी के लिए मोबाइल वो बेहद ही जरूरी है। मोबाइल का सदुपयोग करते हुए हम कमाई भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है। आजकल के आधुनिक समय में इंटरनेट के जरिए कई आवश्यक कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत ज्यादा महत्व है। कोई भी चीज जो हमें समझ में नहीं आ रही है, हम फटाफट में गूगल में डाल के उसको सर्च कर लेते हैं और उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई में भी हमें सहायता मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे खाना बनाने में आजकल किचन में भी लोग क्या करते हैं, गूगल में डाल देते हैं कि ये चीज हमें रेसिपी है वो बताइए, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है, जैसे एक कम्युनिकेशन का साधन भी है इंटरनेट। इसके माध्यम से हम फैक्स वगैरह भी भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, जो मिनटों में हमारा संदेश है वो दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचा सकता है ना। तो देखिए मोबाइल का सदुपयोग, समय में इस पर यदि हमें किसी विशेष स्थान पर पहुंचना है तो गूगल मैप के जरिए हम पता लगा सकते हैं। मोबाइल के जरिए किसी दूर के व्यक्ति से हम बातचीत कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आज जैसे कोरोना महामारी का जो समय है, ऐसे में अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी में हमें सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज क्या हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में। आज आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो ये किसके माध्यम से ले रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से। परिवार व मित्रों का मिलना, जब मोबाइल नहीं था तब हमें कोई जरूरी बात करनी होती थी, तब हमें कई किलोमीटर दूर तक जाकर अपनी बातचीत, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम होता था तो हमें पैसा भी खर्च करना पड़ता था और हमारा समय भी वेस्ट होता था, हमारा समय भी खराब होता था और हमें कई कई किलोमीटर जाके अपनी बात पहुंचानी होती थी। अब हम इस मोबाइल पर बात कर सकते हैं, जिससे हमारे पैसे की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। अब हम अपने मित्रों व रिश्तेदारों से मेलजोल बनाकर रख सकते हैं। यानी हम पहले तो क्या था कि महीनों महीनों हम एक दूसरे के घरों में जा नहीं पाते थे, तो हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे से मिल सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम पास ही के कमरे में बैठे हैं या आमने सामने बैठे हैं। आवश्यक बिलों का भुगतान, आजकल हमें कई तरह के बिल पे करने पड़ते हैं, जैसे बिजली का बिल, नल का बिल। इन सभी के बिलों को हम ऑफिसों में जाने की जरूरत नहीं होती। पहले क्या होता था, ऑफिसों में जाके लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और कई कई बार तो क्या है, पूरे पूरे दिन भर में हमारा नंबर नहीं आता था और दूसरे दिन फिर हमें जल्दी जाकर लाइन में लगना होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो बिल है वो भी हमारे फोन में ही आने लगे और उसको हम फोन में घर बैठे हैं ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमारे समय की बचत हो गई।
फोन पे व गूगल पे, पेटीएम के द्वारा हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। इससे हमें अपने पास ज्यादा रुपए रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आपके जेब में रुपए चाहे एक भी रुपया भी ना हो, फिर भी हम क्या ऑनलाइन के माध्यम से सामान खरीद सकते हैं, यानी ई बैंकिंग। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम कहीं भी दुनिया भर में बैठे हुए अगर हमें किसी को रुपए भेजने होते हैं तो हमें बहुत लंबे प्रोसेस नहीं करना पड़ता। अपने मोबाइल के माध्यम से हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से हम उसको घर बैठे हैं कहीं भी विदेश में, देश में, कहीं भी रुपए उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हानियां तथा समय का नाश। अब इसमें क्या है, हमें कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। हानियां क्या है कि जब तक हम इसका सदुपयोग करें तब तक तो ये हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन जब हम इसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक भी है। दुरुपयोग कैसे, जैसे हम कोई बेवजह गेम खेलते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, या फिर यूट्यूब का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे समय का तो नाश होता ही होता है। हमारा व्यवहार भी खराब होता है। व्यवहार कैसे खराब होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम हर समय फोन हाथ में लिए रखते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता या घर के कोई बड़े हमसे कोई भी कार्य कहते हैं तो हम उनको अनसुना कर देते हैं, तो हमारा व्यवहार भी क्या होता है, खराब होता है। उपसंहार देखिए, हमें मोबाइल का सदुपयोग करते हुए अपने आवश्यक कार्य पूरे करने चाहिए। उपसंहार यानी कंक्लूजन, यानी पूरा हमने निबंध पढ़ लिया। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमें मोबाइल का सदुपयोग करते हुए अपने आवश्यक कार्य पूरे करने चाहिए तथा इसके दुरुपयोग से हमेशा बच के रहना चाहिए तथा छात्रों को इसका अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल जरूरी कार्यों के लिए ही मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। ये तो था आपका निबंध। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन। सबसे पहला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, वृक्ष देवता है, ये देते ही देते हैं। वृक्ष हमारे लिए क्या है, देवता है। वृक्ष देवता है, ये हमें देते ही देते हैं, हमसे कुछ भी नहीं लेते। कोई वृक्ष फल देता है, कोई फूल देता है, कोई औषधि बनाने वाली पत्तियां देता है। अब वृक्ष हमें देते हैं तो वो हमसे बदले में रुपए तो कभी नहीं लेते कि मैं मतलब फल दूंगा 500 रुपए किलो, फूल दूंगा 1000 रुपए किलो, ऐसे तो कुछ नहीं करते ना। तो कोई औषधि बनाने वाली पत्तियां भी हमें देता है, तो कोई अपनी छाल से हमें स्वस्थ रखता है। नीम के पत्ते हमारा खून साफ करते हैं। नीम के दातुन से दांत और मसूड़ों को साफ किया जा सकता है। लकड़ी और छाया देना तो लगभग सभी वृक्षों का काम है। इसके बदले में हम वृक्षों को क्या देते हैं, कुछ भी नहीं, ये अपने आप उग जाते हैं, ये हमारे आंगन में। ऐसे देवताओं को प्रणाम। दुर्भाग्य से आज वृक्ष कटने करते बहुत कम रह गए। क्यों कट रहे हैं वृक्ष, क्योंकि मनुष्य है वो अपनी तरक्की के कारण अंधाधुंध इनकी कटाई कर रहा है। वृक्षों को काटकर जंगलों को साफ कर करके लोग बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। फर्नीचर बनाने के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, तो हमें इनको फिर से लगाना होगा। और देखिए वृक्ष कटने से क्या हो गया, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया। तो अब हमें क्या करना है कि वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना होगा। बचे हुए जो वृक्ष हैं उनको बचाना होगा और नए वृक्षों का आरोपण करना होगा। वृक्ष हमारे पुत्र तो नहीं है, किंतु किसी सुपुत्र से कम भी नहीं है, यानी हमें ये हमारे जीवन के प्रत्येक समय में ये हमारा साथ देते हैं। वृक्षारोपण के बारे में सभी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपना मधुर वचन। मधुर यानी मीठे वचन। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए मन का आपा खोए, हमारा मन का जो हृदय है वो खो जाए, मन उस मधुरता में लीन हो जाए। ओरन को शीतल करे, ओरन यानी दूसरों को, दूसरों को तो शीतल करे, दूसरों को तो अच्छा लगे ही लगे। आपहु शीतल होए, हमें भी ऐसी मीठी वाणी बोलकर हमारा मन भी प्रसन्न हो उठता है। तो ऐसे मीठे वचन हमें बोलने चाहिए। मीठी वाणी मीठे लोग ही बोल सकते हैं। मन में अहंकार और क्रोध रखकर कोई भी मीठे वचन नहीं बोल सकता। इसलिए सबसे पहले हमें किसका त्याग करना होगा, अहंकार का त्याग करना होगा।
अगर हमारे अंदर घमंड होगा, अहंकार होगा, तो हमारे मुंह से कभी भी मीठे वचन नहीं निकल सकते। फिर अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं मीठे वचन, तो वो लोगों को अपने आप ही दिखावा लगने लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए? अहंकार। अहंकार छोड़ने के लिए सबसे प्रेम करना आवश्यक है। सूरज को चमकते देखा तो उसके प्रति प्रेम, फूल को खिलते देखा तो उसके प्रति प्रेम, किसी को हंसते गुनगुनाते देखा तो उसके प्रति प्रेम, किसी को संकट में देखा तो उसकी परवाह करना, बस ऐसे ही प्रेम हो जाता है। जो मनुष्य दूसरों को अपनाता है, दूसरों के सुख देखकर खिल उठता है और उसके दुख देखकर रो पड़ता है, वही मीठे वचन बोल सकता है। जिसके मन में अहंकार आ जाए, उसके मन में बहने वाला मीठे वचनों का सरोवर सूख जाता है। इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए। यानी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना आ जाती है, उसके मन के अंदर अगर वो मीठे वचन भी रखता है, तो वो मीठे वचन उसके मुंह से निकल नहीं पाते। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे अंदर अभिमान को कम करना चाहिए, नम्रता लेके आनी चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर नम्रता होगी, तो हमेशा उसके मीठे वचन उसके मुंह से निकलेंगे। तो मैं यानी घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं यानी अहंकार था, जब हरी नहीं थे मेरे पास, और अब हरी मिल गए तो मेरे अंदर क्या नहीं रहा? अहंकार नहीं। क्योंकि हरि को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले किसका त्याग करना चाहिए? अहंकार का। ठीक उसी प्रकार मीठे वचन बोलने के लिए भी अहंकार का त्याग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज की कक्षा में हमारे अनुच्छेद और निबंध लेखन का कार्य समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।